नेशन आज वो सवाल लेकर आया है जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सरोकार रखता है। ये बड़ा सवाल है कि क्या गंगा में एटम बम है? क्या नंदा देवी पर न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है? क्या नंदा की चोटियों पर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद है जो आपकी, हमारी जान के लिए घातक हो सकता है? क्या गंगा की अविरल धारा में न्यूक्लियर पदार्थ बहकर साथ आ रहे हैं जो आपको, हमें कैंसर का दंश दे रहे हैं? हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये सवाल सदन के पटल पर भी कई दशक पहले उठाए गए और कबूले भी गए। और ये मामला आपका नहीं है, जैसा पिनाज ने कहा, कई साल पुराना है या कई दशकों पुराना है। ऐसे में समझना ये जरूरी है कि खतरा कितना व्यापक है उस देश में जहां 14.5 लाख से ज्यादा लोग कैंसर के मरीज बनते हैं, कैंसर जैसे मामलों को झेलने के लिए मजबूर होते हैं हर दिन 3000 लोग। तो न्यूज नेशन आज ये बड़ी पड़ताल करेगा, क्या जीवनदायिनी गंगा, क्या आस्था का प्रतीक गंगा अपने साथ एक एटम बम लेकर चल रही है? क्या उसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ मौजूद हैं और ये सब कहां है और इसका अमेरिका कनेक्शन क्या है? आखिर पूरा विवाद क्या है वो हम आपको समझाएंगे। इस बड़ी पड़ताल में हमारे साथ बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। जीएल शर्मा वैज्ञानिक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय दुबे हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, आर.के. यादव हैं पूर्व अधिकारी हैं जो वक्त वक्त पर इस खतरे से आगाह कराते रहे हैं, जिन्होंने ही ये थ्योरी, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने रखी है। हमारी सहयोगी विनीता यादव भी हैं जो हमें बताएंगी अपनी इस पड़ताल में उन्होंने क्या कुछ पाया है। अशोक पांडे हैं हमारे साथ बीजेपी के नेता और गौरव बंसल हैं हमारे साथ एनजीटी के वकील। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले समझना यह भी जरूरी है कि इतिहास किस तरीके का रहा है और दरअसल में हम किस मामले की बात कर रहे हैं। फिनाज, बिल्कुल दशकों पुराना ये गंगा में एटम बम का मामला क्या है, इसका अमेरिका से कनेक्शन क्या है, चीन से कनेक्शन क्या है, और आखिर गंगा में ये प्लूटोनियम 238 नाम का तत्व पहुंचा तो पहुंचा कैसे? मेरे ठीक पीछे इस वक्त जो बर्फ की चोटी आप देख रहे हैं वो है नंदा देवी। देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये, और यहीं पर मौजूद है भारी तबाही करने वाला न्यूक्लियर डिवाइस। सन 1965 में कैप्टन कोहली की लीडरशिप में उन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ पर न्यूक्लियर डिवाइस लाकर रखा था। उनका दावा है कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि उन्होंने नंदा देवी पर न्यूक्लियर डिवाइस रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि आज की तारीख में भी पिछले 52 साल से नंदा देवी पर न्यूक्लियर डिवाइस यानी 1.73 किलोग्राम प्लूटोनियम यहाँ पर मौजूद है। वो साल था 1964 का। क्यूबा के मिसाइल संकट से दुनिया पर मंडरा रहा परमाणु युद्ध का खतरा टल चुका था, लेकिन शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया बटी हुई थी। हिंदुस्तान की पीठ पर चीन का घात हो चुका था। अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा खत्म हो चुका था। हिंदुस्तान को धोखा देकर 1962 की जंग छेड़ने वाला चीन शीत युद्ध के बीच अपने लिए नया मुकाम तलाश रहा था। और इसी बीच झिंजियांग के रेगिस्तान में चीन ने किया अपना पहला परमाणु परीक्षण। चीन के रेगिस्तान में हुआ यह धमाका हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा था। यह अमेरिका के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती था। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद लिंडन बेंस जॉनसन अमेरिका के नए राष्ट्रपति थे। यह वो दौर था जब अमेरिका वियतनाम में उलझा हुआ था और चीन का परमाणु परीक्षण उसके लिए दोहरा संकट लेकर आया था। साम्यवादी चीन का ताकतवर होना अमेरिका को कतई मंजूर नहीं था, लेकिन चीन अब और रुकने को तैयार नहीं था। वो तेजी से वर्चस्व की जंग को हवा देने में जुटा हुआ था। चीन के गुप्त परमाणु मिशन ने अमेरिका की परेशानी बढ़ा दी। चीन के परमाणु परीक्षण से घबराए अमेरिका ने हिंदुस्तान से मदद मांगी, जिसका ग्राउंड जीरो था नंदा देवी की चोटियां। वो सरहद जो चीन के करीब है, वो सरहद जहां से चीन पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन अमेरिका की मदद की वो कोशिश आज भी हिंदुस्तान के लिए नासूर बनी हुई है। और जो PU-238 जो नागासाकी में गिरा था, उसने जापान में हिरोशिमा से ज़्यादा तबाही की थी। बाद में भी लोग वहाँ कैंसर से पीड़ित रहे थे और ब्लड कैंसर उससे फैला था, ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद से उस किस्म का बॉम्ब या उसका एक्सप्लोजन या इस किस्म की त्रासदी कहीं नहीं हुई। तो अब उसमें 238 वो क्लेम कर रहे हैं अमेरिकन, लेकिन उसमें कुछ 239 भी है जो उससे ज़्यादा डेंजरस है।
और उसमें एक अलॉय भी है। तो क्या नंदा देवी की चोटी में आज भी मौजूद है करीब 4 किलो विस्फोटक? क्या करीब 4 किलो रेडियोएक्टिव तत्व कभी भी गंगा की लहरों में घुल सकता है? क्या जिस विस्फोट ने नागासाकी को तबाह कर दिया था, करीब वैसी ही तबाही गंगा की जीवनदायिनी लहरों में छिपी है? कैसे नंदा देवी तक ये प्लूटोनियम 238 पहुंचा और क्या हिंदुस्तान को इसकी जानकारी थी? ये एस्पेक्ट इसका तब पता हमें चला तब वो डिवाइस ग्लेशियर में गिर गई, और जब वो गिरी और उसको दोबारा ढूंढने ये लोग गए, अमेरिकन भी थे और इंडियन भी थे, तो उसमें एक अमेरिकन न्यूक्लियर एक्सपर्ट ने कहा था कि अगर ये डिवाइस इसमें मिल गया, कंटेंट्स इसमें मिल गए गंगा वाटर में, तो यहाँ से लेके कैलकाटा तक पानी पीने लायक नहीं रहेगा और इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। ये वहाँ के कमेंट्स 1966 के न्यूक्लियर एक्सपर्ट के थे। चीन के परमाणु परीक्षण पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा। चीन का एटम बम से लैस होना हिंदुस्तान के लिए डर बढ़ा रहा था। चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी अनजान नहीं थे, तो चीन पर नजर रखना भी जरूरी था। साझा जरूरत ने हिंदुस्तान और अमेरिका को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया और इस तरह शुरू हुआ ऑपरेशन हैट। दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अमेरिका के लिए ऑपरेशन हैट बेहद जरूरी था। यही वजह थी कि ऑपरेशन हैट को बहुत ज्यादा सीक्रेट रखा गया। अमेरिका ने ना सिर्फ भारत के टॉप माउंटेनियर्स को चुना, बल्कि अमेरिका से भी खास लोगों की टीम को चुनकर यहां भेजा गया। लेकिन इस सब में एक हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उस टीम में यह नहीं जानता था कि वो खुद नंदा देवी पर न्यूक्लियर फिट करने जा रहे हैं। चीन के पहले परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों सतर्क थे। नंदा देवी की चोटियां ऑपरेशन हैट का ग्राउंड जीरो बन चुकी थी। एक ऐसा डिवाइस लगाने की तैयारी थी जो चीन के अगले परमाणु परीक्षण की ताकत बताता। हिंदुस्तान और अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। नंदा देवी की चोटी पर एक रिमोट सेंसिंग डिवाइस चीन के किसी भी दूसरे परमाणु परीक्षण को ट्रैक कर सकता था, और इस डिवाइस का नाम था स्नैप, यानी स्पेस न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। ऑपरेशन को गुप्त रखना बड़ी चुनौती था और डिवाइस लगाना उससे भी बड़ी अग्नि परीक्षा। 8-10 फीट ऊंचे एंटेना, जनरेटर के परमाणु ईंधन, 2 ट्रांसमीटर सेट और परमाणु सहायक बम जिसका वजन करीब 56 किलो था, और इसे परमाणु उपकरणों को ले जाने के लिए एक बड़ी टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई कैप्टन मनमोहन कोहली को। कैप्टन कोहली तब माउंट एवरेस्ट पर एक नया रिकॉर्ड कायम कर वापस लौटे ही थे। दिल्ली में कैप्टन कोहली और उनकी टीम का इस्तकबाल करने के लिए खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी मौजूद थे, और इसके ठीक बाद कैप्टन कोहली को आईटीबीपी में उनके गद्दारी ने अमेरिका जाने का फरमान सुना दिया। मैं आईटीबीपी पुलिस में था। मेरे जो सबसे बड़े अफसर थे सरदार बलबीर सिंह, उन्होंने वहाँ पे मुझे मिले और कहा कि भाई आप प्लेन के पीछे जाइए, आपके एक ऑफिसर बड़े, आपको कुछ बड़े इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए, तो आप उनसे बात करिए। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कैप्टन कोहली आपको तो काफ़ी थके हुए होंगे, काफ़ी आपको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, एक इमरजेंसी हो गई है, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा 2-3 दिन के अंदर अंदर, और आपके साथ जो 4-5 क्लाइंबर हैं जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर हैं, उनको भी साथ लेके आपको जाना पड़ेगा। ये अभियान था कि हमें अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। ये हमारा जो नेबर कंट्री था चाइना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं, पूरी दुनिया के मुल्कों को किसी को कुछ नहीं पता भी क्या हो रहा है। तो उसमें फिर एक मशीन कोई इन्होंने बनाई होगी, मशीन वालों ने या साइंटिस्टों ने, तो उसमें उन्होंने फिर ये विचार कर लिया कि नंदा देवी में ये मशीन लगाई जाए ताकि ये तिब्बत को उस टॉप से वो मशीन देखे, जो कुछ उसको आए, जैसे आपकी मशीन ये है वैसे मशीन थी वो, उसको बात करके वो
वहाँ देखेगी और उसको रीट्रांसमिट करके वहाँ से किसी प्लेन स्टेशन में हमारा और स्टेशन लगना था, तो उसमें वो हमें इन्फॉर्मेशन देगी, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपना उसको करेगी। हिंदुस्तान और अमेरिका चीन के अगले एटमी धमाके की ताकत जानना चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस वक्त हिंदुस्तान को इस डिवाइस में मौजूद प्लूटोनियम 238 की जानकारी दी गई? क्या कैप्टन कोहली और उनकी टीम को इसके खतरे के बारे में बताया गया? ऑपरेशन हैट पर किताब लिखने वाले लेखक का दावा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिका ने ऑपरेशन हैट की जानकारी तो दी थी, लेकिन प्लूटोनियम 238 को राज बनाकर रखा था। वो हमें प्लूटोनियम के बारे में ना किसी ने कोई बताया, ना हमने पूछा, क्योंकि दो किस्म के लोग थे वहाँ पे। एक थे इंटेलिजेंस, एक थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा था कि क्या क्या प्लूटोनियम के ख़तरे हो सकते हैं, क्या नहीं होते, क्या करना चाहिए। जिस प्लूटोनियम 238 का सच अमेरिका ने छिपा कर रखा था, वो एक सवाल बनकर नंदा देवी की चोटियों में गुम हो गया। क्या है प्लूटोनियम 238 और ये कितना गंभीर खतरा हो सकता है, जरा ये भी जान लीजिए। 1 पाउंड या करीब आधे किलो प्लूटोनियम 238 के विखंडन से 1 घंटे में 1 करोड़ किलोवाट एनर्जी निकलती है। यूरेनियम 238 के न्यूक्लियर से प्लूटोनियम 239 बनाया जाता है। 1 माइक्रोग्राम प्लूटोनियम भी इंसान की जान ले सकता है। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ हर समय अपना रूप बदलता रहता है और इसकी वजह से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं। प्लूटोनियम 238 हवा या पानी के जरिए अगर शरीर में चला जाए तो हड्डियों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो वहाँ रखा गया है तो उससे, उसकी रेडिएशन की वजह से एक तो डिजीज़ लाइक कैंसर या स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ हो सकती हैं, क्योंकि प्लूटोनियम 238 जब डीके करता है वो रेडिएट करता है अल्फा पार्टिकल्स, जो कि एक्चुअली हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। अमेरिका की CIA की इस चाल से अनजान टीम 18 अक्टूबर को नंदा देवी पहुंची। टीम पहुंची ही थी कि बर्फ का बवंडर खड़ा होने लगा। डिवाइस लगाने वाली टीम की अगुवाई कर रहे कैप्टन कोहली के लिए मशीन से ज्यादा कीमती इंसानी जिंदगी थी, तो उन्होंने एक चट्टान पर डिवाइस बांधकर नीचे उतरना ही बेहतर समझा। तो कैंप 3 में आए तो 5 दिन लगातार वो बर्फ़ डलती रही। बर्फ़ इतनी लगी कि 5 फुट से लेकर 6 फुट तक बर्फ़ होती रही। हम जो तंबू लगाए हुए थे उसे रोज़ाना, रात को भी दिन को भी हम लोग तंबू में से बर्फ़ उठाते थे। तो उसके बाद फिर हमारा बात ही हुआ रेडियो पे नीचे वालों से कि देखो हम लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसे ही बर्फ़ पड़ती गई तो हम लोग बर्फ़ में दब जाएंगे। तो वो कहने लगे ठीक है आप वापस आ जाइए। तो उसके बाद कोशिश ये की गई कि वहाँ जाकर उसको सिक्योर किया जाए। उसको हमने क्या किया, कैंप 4 था कोई 24,000 का, उसमें उसको एक कोई राख थी, उसमें थोड़े से गड्ढे खोद के उसमें हमने उसको अच्छी तरह सिक्योर किया और ऊपर से रस्सी बांध दी राख के साथ, ताकि अगर बहुत तूफ़ान भी आए तो वो चीज़ वहाँ से हिले नहीं। और हमारा ख्याल था कि अब जैसे मौसम ख़राब हुआ इतना, उसमें उस चीज़ों को वापस लाना मुश्किल था। सवाल ये है क्या वाकई उस डिवाइस में प्लूटोनियम 238 मौजूद था? और इससे भी बड़ी बात ये कि हिमालय की गोद में प्लूटोनियम 238 रखने के पीछे अमेरिका का मकसद क्या था और इसे हिंदुस्तान से छिपाकर क्यों रखा गया? जिस डिवाइस को कैप्टन कोहली और उनकी टीम ने नंदा देवी की चोटी पर बांध कर रखा, आखिर वो कहाँ गुम हो गया, इसका आज तक पता क्यों नहीं चला? प्लूटोनियम 238 को की रेडिएशन रोकने के लिए एक कागज़ ही काफ़ी है। तो अगर वो जैसे पावर पैक बना के रखा गया था वहाँ पे, जिस काम के लिए भी रखा गया, वो पावर पैक का ही काम कर रहा होगा। और सिंस उसको लेड के डब्बे में डाल के रखा गया है तो उसकी रेडिएशन इतनी बाहर नहीं आएंगी। तो अगर वो पानी में भी गिरा है तो वो उतना
खतरनाक नहीं है। ठीक 52 साल पहले नंदा देवी की गोद में गायब हुआ था न्यूक्लियर डिवाइस। आज तक किसी को खबर नहीं है कि वो न्यूक्लियर डिवाइस आखिरकार कहाँ गया। क्या वो गंगा के पानी में बहकर धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, या फिर ये कहें कि वो अभी भी बर्फ की घनी चादरों के बीच मौजूद है। अमेरिका दावा करता है कि उस न्यूक्लियर डिवाइस का कवर 100 साल तक चलेगा, लेकिन ये सिर्फ महज एक दावा है। लेकिन इससे पहले अगर न्यूक्लियर डिवाइस पिघलना शुरू होता है तो वो सीधा गंगा के रास्ते करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। नंदा देवी पर प्लूटोनियम डिवाइस गुम होने से ऑपरेशन हैट नाकाम हो गया, लेकिन अमेरिका ने इसे पूरा करने की कोशिश एक बार और की। साल 1967 में नंदा कोट पर HCS रावत की अगुवाई में मिशन दोबारा शुरू हुआ। इस बार मिशन कामयाब रहा। बताया जाता है कि नंदा कोट पर रखी गई डिवाइस ने महज 1 महीने तक ही काम किया और अमेरिका को इससे सिग्नल मिलने बंद हो गए। तो एक बार फिर HCS रावत की टीम वहां पहुंची। ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि पहला मिशन आपका फेल हो गया और खतरा नीचे पड़ा हुआ है और आप उसी डिवाइस वैसी एक सिमिलर डिवाइस लेकर नंदा कोट पे जा रहे हैं। अगर वो भी गिर जाती तो सर, क्या इंटेलिजेंस को उस वक्त ये जानकारी थी कि पहले वाला जब मिसिंग हुआ था वो क्या था और उसके बाद कैसे अलग हुआ? नहीं, ये वो उस वक्त तो डिक्लेयर जब वो उसको सर्च ऑपरेशन हो रहे थे तभी एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट ने अमेरिकन ने बोल दिया था कि इस यहाँ से कैलकाटा तक का पानी बिल्कुल कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा और लाखों लोग मर जाएंगे। और फिर 1968 में HCS रावत की लीडरशिप में टीम नंदा कोट पहुंची और वहां से दूसरे न्यूक्लियर डिवाइस को लेकर वापस आ गई। लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची थी तो वो डिवाइस वहां नजर नहीं आया। वजह ये रही थी कि वहां पर कई फुट गहरी बर्फ थी जिसे जनरेटर की गर्मी से पिघलाया गया और किसी तरह से फिर डिवाइस वहां पर टीम को मिल गया। और टीम जैसे ही डिवाइस को लेकर वापस पहुंची, तुरंत ही अमेरिका से आई हुई टीम डिवाइस HCS रावत की टीम से उन्होंने वापस लिया और तुरंत अमेरिका रवाना हो गई। अमेरिकी टीम दूसरे डिवाइस का हिस्सा लेकर वापस चली गई, लेकिन नंदा देवी पर गुम हुए प्लूटोनियम डिवाइस का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। कहा जाता है कि नंदा देवी पर गुम हुए न्यूक्लियर डिवाइस की खोज वैसे तो 1966 से ही शुरू हो गई, लेकिन जितना सीक्रेट ऑपरेशन हैट था उतना ही सीक्रेट इसमें गुम हुए प्लूटोनियम को खोजने का ऑपरेशन भी रखा गया। और पहली बार इसका जिक्र हुआ 1978 में। बताया जाता है कि अमेरिका में लीक हुई एक रिपोर्ट ने पहली बार इस ऑपरेशन और प्लूटोनियम का राज खोला और तब पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ये किसी को इसका धुआं भी नहीं पता लगा कि क्या है। हमने तो इंडिया में कभी बात ही नहीं की, लेकिन अमेरिकन सोर्स से कुछ चीज़ लीक हुई वहाँ पे। वो किसी ने बदमाशी की वहाँ पे। तो 1978 में, यानी 65 के 13 साल बाद 78 में एक मैगज़ीन में किसी ने आर्टिकल दे दिया कि ये हुआ है। वो भी आधा सच्चा था आधा झूठा था, लेकिन उससे सारी दुनिया में थलथली मच गई। प्लूटोनियम को जहां रखा गया वो हिमालय के ग्लेशियर में है और वहीं से ऋषि गंगा निकलती है जो आगे जाकर गंगा की अविरल धारा में समाहित हो जाती है। नंदा देवी के ग्लेशियर पर जो बर्फ जमी है, जब वो पिघलती है तो उससे जो नदी बनती है उसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा नदी वो है जो कि और बाकी तमाम नदियों के साथ मिलते हुए जाकर के गंगा के एक पूर्ण रूप में शामिल हो जाती है। उसी गंगा में शामिल होती है जहां पर हर की पौड़ी में अक्सर लोग डुबकी लगाने आते हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जिससे जुड़ी हुई है, यानी कि नंदा देवी ग्लेशियर पर मौजूद यूरेनियम अगर बर्फ में पिघलता है और अगर वो इसी नदी के सहारे पहुंचता है तो उन तमाम करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा जो गंगा की आस्था के साथ दिन रात जुड़े रहते हैं। साल 1965 में नंदा देवी पर गुम हुए प्लूटोनियम से रेडिएशन को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते रहे हैं। कई पर्वतारोही और लेखकों ने समय समय पर इस रेडिएशन को जानलेवा बताया है। नंदा देवी पर रेडिएशन को लेकर कई किताबें लिखी गई, लेकिन हाल ही में भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी में सालों काम कर चुके आर के यादव ने किताब लिखी है एटम बम इन गंगा, जिसमें उन्होंने सरकारी रवैये को भी कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी खामी जो मैं आज की इंटेलिजेंस के एंगल से देखता हूँ वो ये है कि ये टोटली CIA डोमिनेटेड ऑपरेशन था।
वो जो न्यूक्लियर डिवाइस उन्होंने लगाई थी CIA ने, वो उन्होंने अमेरिका में बनाई थी और उसमें जो साइंटिस्ट वगैरह इन्वॉल्व थे उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो जो उसमें कंटेंट्स थे वो अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो डिवाइस क्योंकि नंदा देवी ग्लेशियर में गिर गई और अब तक लोकेट नहीं हुई है, तो वो जो अब ये अप्रीहेंशन दिमाग में है कि वो जो जब इनिशियली बनाया गया तो उसमें इंडिया की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुई। अमेरिकी मैगजीन में हुए खुलासे के बाद हिंदुस्तान में भी नंदा देवी पर गायब हुए डिवाइस ने हंगामा खड़ा कर दिया। 1978 में इसकी खोज और जांच के लिए 7 वैज्ञानिकों की टीम भी बनाई गई, जिसने 1979 में अपनी रिपोर्ट पेश की। नंदा देवी पर गायब हुए प्लूटोनियम की पड़ताल अभी बाकी है। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जिस ऑपरेशन को चीन पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया वो हिंदुस्तान के लिए नासूर बन गया। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए, लेकिन उस डिवाइस की कोई चर्चा नहीं हुई और पहली बार दुनिया को इसका पता तब चला जब अमेरिका की एक मैगजीन पर इसकी रिपोर्ट छपी। शोर शराबे के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में इस गुप्त मिशन की बात स्वीकार करनी पड़ी। मोरारजी देसाई की सरकार ने रेडिएशन से किसी खतरे से इनकार किया। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया कि प्लूटोनियम निकला भी होगा तो आबादी वाले हिस्सों तक पहुंचने से पहले ही वो गंगा किनारे रेत कंकड़ में धंस गया होगा। अगर वो मैदानी इलाकों में भी आ गया होगा तो नदी में मौजूद पानी ने उसका असर कम कर दिया होगा। सन 1978 में पार्लियामेंट में ये बात काफ़ी हंगामे के साथ गूंजी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बात को सुर्खियों के तौर पर कवर किया था कि किस तरह से प्लूटोनियम 238 भारत की हिमालय की गोद में गुम हो गया। सन 1979 में ये रिपोर्ट जो है साइंटिस्ट की 7 साइंटिस्ट की रिपोर्ट PMO में दी गई। दरअसल संसद में 1978 में ही ये आदेश दिया था कि 7 साइंटिस्ट की एक कमेटी बनेगी और वो रिपोर्ट तैयार करेगी कि ये प्लूटोनियम जो नंदा देवी पर गुम हुआ वो कितना खतरनाक हो सकता है, लोगों की ज़िंदगी के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो सकता है। उसके 1 साल बाद ये रिपोर्ट 22 अप्रैल 1979 में इसे PMO में दिया गया। हालांकि 3 महीने के अंदर ही ये रिपोर्ट जमा करनी थी। साइंटिस्ट भी सीधे सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि गंगा में अगर ये प्लूटोनियम 238 घुल जाता है, मिल जाता है, तो उसका ज़्यादा असर लोगों तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात सीधे सीधे तौर पे माने या यूं कहें कि प्लूटोनियम 238 के नुकसान के बारे में अगर वो बताते हैं तो उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि प्लूटोनियम 238 इतना खतरनाक है कि अगर ये गंगा में घुलता है और लोग उसको पीते हैं तो उन्हें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और 1965 में ऑपरेशन हैट की अगुवाई करने वाले कैप्टन कोहली को भी कुछ ऐसा ही लगता है। मेरा व्यू ये है कि ये जो जनरेटर है बड़ा गर्म है, क्योंकि प्लूटोनियम की जो कैप्सूल उसमें डाली हैं उससे उसमें काफ़ी हीट है और गर्म होने की वजह से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जब जहाँ भी गिरा है वहाँ से बर्फ़ में सिंक होता जाएगा, ये अंदर जाता जाएगा और नीचे जब रॉक है जहाँ पे चाहे 50 फुट के ऊपर है, 100 फुट नीचे है, जहाँ भी रॉक आएगी वहाँ पे ये ठहर जाएगा, लेकिन जहाँ तक बर्फ़ है उसमें कैविटी बनाता जाएगा। सन 1988 में कैप्टन कोहली को दिल्ली की एक एग्जीबिशन में आमंत्रित किया गया था। कैप्टन कोहली ये बताते हैं कि जब वो उस एग्जीबिशन में पहुंचे तब उन्होंने वहां पर प्लूटोनियम का वही बॉक्स देखा, यानी कि वो डब्बा जो कि नंदा देवी पर वो रख कर आए थे और गुम हो गया था, जो कि सबसे बड़ा खतरा देश के लिए बना हुआ था। वही बॉक्स उन्होंने एग्जीबिशन में देखा, लेकिन उस वक्त वो डब्बा खाली था, उसमें प्लूटोनियम के कैप्सूल नहीं थे। इसी के साथ जैसे ही कैप्टन कोहली ने ये बात सरकार के सामने रखी, तुरंत ही उस डब्बे को कब्जे में ले लिया गया और साइंटिस्ट के पास भेज दिया गया ताकि उस डब्बे में रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच की जा सके और ये जानकारी मिले कि वो कैप्सूल लीक हुए थे या नहीं। बड़ा सवाल और बड़ा खतरा यही पैदा होता है कि रिपोर्ट में आया कि उसमें वो कैप्सूल प्लूटोनियम के जो थे वो लीक नहीं हुए थे, यानी कि डब्बे में से कैप्सूल तो निकले थे लेकिन वो अभी तक कहीं पर लीक नहीं हुए थे। तो बड़ा सवाल यही है
कि जब हम डब्बा ढूंढ सकते थे तो उसमें मौजूद प्लूटोनियम अब तक हमारे हाथ क्यों नहीं लगा? क्या वाकई प्लूटोनियम 238 का असर खत्म हो गया? इस सवाल को मोरारजी सरकार ने खारिज करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऑपरेशन हैट पर किताब लिखने वाले पूर्व रॉ अधिकारी आर के यादव को इसमें पेच नजर आते हैं। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इसकी लाइफ 100 साल है, हम उनकी बात मान लेते हैं, तो 52 तो जा चुके हैं, इसका मतलब 48 साल तक खतरा और बना हुआ है। तो 48 साल के खतरे को मैं आने वाली जनरेशन के लिए तो छोड़ना नहीं चाहूँगा, ना हमारी सरकार छोड़ना चाहेगी और ना हमें छोड़ना चाहिए। तो ये दूसरी बात यह है कि जो अमेरिकन आर्काइव्स में इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने अब तक ओपन नहीं किए हैं। वक्त वक्त पर ऑपरेशन हैट और नंदा देवी पर गुम हुए प्लूटोनियम डिवाइस पर और भी कई किताबें लिखी गईं। हाल ही में मसूरी के एक लेखक स्टीफन ऑल्टर की एक किताब बिकमिंग माउंटेन में लिखा गया, बहुत से शेरपा जो 1965 में प्लूटोनियम के कैप्सूल को ढोकर नंदा देवी तक ले गए थे, उनकी मौत रेडिएशन से हुए कैंसर से हुई। इस सच की पड़ताल करती हुई न्यूज नेशन की टीम उत्तराखंड के गढ़वाल में नंदा देवी से पहले 14,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद लता गांव पहुंची। न्यूज़ नेशन खोज करते हुए पहुंचा है आपको एक उस गांव में लेकर के जहां से शेरपास जो हैं उस खास एक्सपीडिशन के लिए उन माउंटेनियर्स के साथ गए थे। यानी कि अमेरिका और भारत की तरफ से बेहतरीन माउंटेनियर्स के साथ में इसी गांव के यानी कि लाता गांव के शेरपास जो हैं उनके साथ 1965 में यहां से गए थे। और इस वक्त हम इसी गांव में जा रहे हैं जानने के लिए कि आखिरकार उस एक्सपीडिशन के बाद में उन शेरपास के साथ क्या हुआ था। ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव में हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की। यहाँ लोग ऑपरेशन हैट से पूरी तरह अनजान तो बेशक नहीं थे, लेकिन उसका पूरा सच भी नहीं जानते थे। लोगों को बस ये पता था कि नंदा देवी पर कोई कीमती सामान गुम हो गया था जो कभी नहीं मिला। मतलब लाता गांव जो है वो ज्यादातर नंदा देवी पर ही जाता था एक्सपीडिशन के लिए। एक्सपीडिशन ना मतलब तो आप लोग अच्छी खासी अंग्रेजी भी सब क्योंकि अंग्रेज आते हैं पहले तो हम लोग खाली उंगली का इशारा जब खुला था तो खाली उंगली का इशारा किया था जब विदेश वाले आए थे। अच्छा, सारे विदेशी आते थे तभी? विदेशी आए थे जब शुरू में, तो पहले तो आपने भाषा हमारा तो यही है, पहले हाथ से इसको इशारा किया 10, 15, फिर 1 रुपया और बोल दिया 16 रुपया रोज में। बोला कि ठीक है हम जाएंगे। हम लोग गए क्या उसी टाइम पे? कुछ मालूम है आपको कि उसके अंदर जो सामान ऊपर गुम हुआ था उसमें क्या था? यूरेनियम था, ऐसा कुछ जिक्र आया हो कभी? कुछ मालूम? इस बारे में कोई पता नहीं है। तो आप लोगों को ये मालूम है कि जो लोग उस वक्त गए थे 1965 में वो क्योंकि उनकी कम उम्र में मतलब और कुछ साल बाद जल्दी मृत्यु हो गई थी या कुछ बूढ़े बुजुर्ग होकर के ही मरे हैं, ऐसा कुछ जानकारी? बूढ़े बुजुर्ग हो गए मरे, बूढ़े बुजुर्ग हो के तो काफी मर गए। अल्प मृत्यु वगैरह कुछ नहीं, बूढ़े बुजुर्ग हुए तभी मरे वो। ऐसा कुछ नहीं है कम उम्र वाली का। 2008 में ऑपरेशन हैट पर एक और किताब आई, एन आई एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पीजे तिकादी की इस किताब में दावा किया गया कि CIA ने दुनिया के चुनिंदा पर्वतारोहियों की मदद से नंदा देवी और नंदाकोट की चोटियों पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली लिसनिंग डिवाइस लगाई। लिसनिंग डिवाइस को चलाने के लिए प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया, जो एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसमें से रेडिएशन निकलता है। पीजे तिकादे आगे लिखते हैं, 25,000 फीट पर हिमालय की कठिन परिस्थितियों में ये नामुमकिन था कि रिसीवर की देखभाल कोई कर पाता, लेकिन इसकी बैटरियां बार बार बदली जानी थी, लिहाजा CIA ने एक तरीका ढूंढ निकाला। अमेरिकी अंतरिक्ष अभियानों में इस्तेमाल होने वाले रेडियो आइसोटॉप थर्मल जनरेटर के जरिए रिसीवर को चलाया गया। पीजे तिकादी की माने तो 2004 से 2007 के बीच नंदा देवी की चोटियों से पानी और शिल्ट के नमूने अमेरिकी लैब भी भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट 2008 में सामने आई। इसमें एक लैब ने प्लूटोनियम नहीं होने का दावा किया तो दूसरे ने प्लूटोनियम की मौजूदगी स्वीकार की है। नंदा देवी पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, तो क्या ये उस प्लूटोनियम 238 की वजह से ही है या फिर मौसम की दुश्वारियों को देखते हुए ये फैसला किया गया है? बेसिकली वजह यह है कि अगर आप देखें तो ऋषि गॉर्ज है, ऋषि गंगा, जिसके थ्रू नंदा देवी सेंचुरी में जाना पड़ता है। नंदा देवी सेंचुरी के अंदर से तकरीबन 8-10 से 12 पीक तक की क्लाइम की जाती है और जाने का रास्ता एक ही है, लंबा है, डिफ़िकल्ट भी है। सो उसमें इतना सारा एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था कि
बाद में ये माना गया कि चाहे उसमें लकड़ी काटने का है, चाहे ग्रेजिंग का है, चाहे वाइल्ड लाइफ को ख़राब करने का या नष्ट करने का है, कि उस सेंचुरी को प्रिजर्व किया जाए, और उसकी वजह से बेसिकली उसे बंद किया गया। और पहली बार इसका जिक्र हुआ 1977 में। न्यूज नेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से भी इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल सका। अलग अलग दावों के बीच झूलते नंदा देवी पर गुम हुए प्लूटोनियम 238 का सच कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि कहां चला गया वो विनाशकारी प्लूटोनियम। सवाल करीब 4 किलो प्लूटोनियम 238 का है। 2008 में इसकी खोज बंद कर दी गई, लेकिन गायब हुए प्लूटोनियम की तलाश बंद कर देने को लेकर भी कई सवाल सुलग रहे हैं। एयरफोर्स के कई सर्च ऑपरेशन हुए, लेकिन कोई भी न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढ नहीं सका। यूं तो कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज 52 साल बाद भी नंदा देवी की गोद में आखिर कहां छुपा है न्यूक्लियर डिवाइस। तो आपने हमारी सहयोगी विनीता यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी है कि किस तरह से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आपने देखा है कि किस तरह से एक बड़ा खतरा इस वक्त नंदा पर्वत पर इस वक्त मंडरा रहा है। गंगा की अविरल धारा के साथ किस तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ हम तक पहुंचने का खतरा लगातार बना हुआ है, और ये 5 दशक से लगातार चल रहा है। 1964-65 से लगातार सरकार के स्तर पर प्रयास हुए, कमेटियां बनी, जांच की गई, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। और खतरा कितना गंभीर है, क्योंकि ये गंगा से जुड़ता है, जो गंगा गंगोत्री से शुरू होती है और देश के दूसरे कोने तक पहुंचती है। तो इस खतरे की भयावहता को, गंभीरता को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। न्यूज नेशन का मकसद आपको डराना नहीं है और किसी भी तरह से सनसनी फैलाना हमारा मकसद कतई नहीं है। ये पूरा का पूरा मामला सदन के पटल पर भी रखा जा चुका है, वहां पर भी कबूला जा चुका है ऑपरेशन हैट के बारे में। तो इसीलिए इस मामले में सच्चाई तो है, लेकिन अब आगे की राह क्या है? क्या सरकार इस तरह से अमेरिका से अपने अच्छे संबंधों की बात करती है? क्या इस संदर्भ में एक बार फिर से क्लैरिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वाकई में वहां पे प्लूटोनियम 238 CIA की तरफ से रखा गया था, जिसके बारे में भारत अनजान था? और अगर था तो फिर क्या दोबारा से वहां पर एक पर्वतारोही दल भेजकर दोबारा से वहां पर खोजबीन नहीं होनी चाहिए? ये 2 मुखर सवाल हैं जिनको आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल लगातार बना हुआ है। विनीता जो इस पूरी खबर को इन्वेस्टिगेट करके हमारे साथ लेकर आई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। विनीता, हम चाहेंगे पहले जरा आप हमें समझाइए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, हमारे दर्शकों को समझाइए कैसे आपने इसे अंजाम दिया और क्या है ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल पिनाज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नंदा देवी जो कि देश की सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर किस तरह से खास तौर से जब इस डिवाइस को रखा गया था तो क्या स्थिति वहां पर रही थी। नंदा देवी पर जब ये डिवाइस रखा गया था तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उस वक्त उस डिवाइस के गायब होने के बाद में, और कहाँ वो गिरा होगा, इस बारे में सर्च ऑपरेशन भी हुए थे। और जब ये सर्च ऑपरेशन हुए थे तो चॉपर से यानी कि हेलीकॉप्टर से वो डिवाइस की जगह पर ही ठीक उसी चोटी पर जहां पर वो डिवाइस कैप्टन कोहली की टीम ने रखा था, वहां से कुछ चीज़ें गिराई गई और ये देखा गया कि वो कहां कहां गिर सकती थी। तो जैसे इसमें अब ये डिवाइस गिरते हुए दिखाया जा रहा है चोटी से सीधे नीचे, क्योंकि जब ये डिवाइस रखा गया था तेज तूफान आया था और चट्टानें साथ में गिरी थी। जिस चट्टान पर इसे बांधा गया था वो चट्टान उस वक्त साथ साथ गिरी रही। तो यानी कि चट्टान के नीचे वो दबा होगा, बर्फ के नीचे वो दबा होगा। इस तरह की स्पेकुलेशंस जो है अंदाज़ा लगाया गया। और ख़ास तौर से क्योंकि जब ये सर्च ऑपरेशन हो रहा था उसी में दूसरा तरीका ये था कि अगर वो नदी में गिरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो कि उस वक्त उन्होंने सदन में इस बात को कबूला भी था कि वहाँ पर डिवाइस रखा गया था, उन्होंने भी ये कहा कि या तो वो बहकर नदी में किसी किनारे तक आ गया होगा या फिर पानी में बहकर आगे चला गया होगा। इस तरह के तमाम कयास जो हैं वो उस वक्त लगाए गए थे, क्योंकि ये बड़ा सवाल था, पार्लियामेंट में उठा था और इसके जवाब ढूंढने की कोशिशें काफ़ी ज़्यादा की गई थी। बिल्कुल विनीता, तो हमने ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या कोई प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल जो जस का तस बना हुआ है, क्या इस डिवाइस में प्लूटोनियम 238 था? इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरा सवाल ये कि अगर ये डिवाइस वहाँ पर गिरा हुआ है और अगर जो 2.25 किलो का
जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वहां पर अगर मौजूद है वो बर्फ के नीचे दबा हुआ है, तो वैज्ञानिकों से समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उसके खतरे हो सकते हैं, और अगर वो नदी में बह गया है तो उसके क्या कुछ खतरे हो सकते हैं। इतनी बड़ी धारा के सामने वो 2.25 किलो का जो पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव मटीरियल है कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और अब अगर कूटनीतिक तौर पर देखें तो क्या कुछ किया जा सकता है, इस पहलू को भी हम टटोलेंगे। बिल्कुल, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा कि किस तरीके के कयास लगाए गए सरकार के स्तर पर क्या कुछ हो सकता है, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की गई हमारी सहयोगी विनीता यादव ने कि इस तरीके के अलग अलग पहलू थे जिन पर काम किया गया और उन एंगल्स पर जांच को आगे बढ़ाया गया और जो नतीजे आए वो संसद के सदन के पटल पर भी रखे गए। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद है, इस गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व रॉ अधिकारी आर.के. यादव जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। यादव साहब, जितना हमने समझा, जितना हमने जाना, खतरा तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप वक्त वक्त पर इस मुद्दे को उठाते भी रहे हैं, लेकिन सरकारें आई और चली गई। क्यों नहीं इस संदर्भ में कुछ ठोस कार्रवाई हुई? क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की वहाँ मौजूदगी, यानी कि हम एक तबाही के ऊपर बैठे हैं, हम एटम बम के ऊपर बैठे हैं। देखिए, इसमें हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनको ब्लेम तो देना चाहूँगा ही, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस फर्टिलिटी है, जो इंटेलिजेंस के लोग थे जी, उन्होंने इस मुद्दे को बाद में नहीं उठाया। 78 में ये पहली दफ़ा इनके संज्ञान में आया था और 79 में रिपोर्ट आई। तब मुरारजी की गवर्नमेंट गिरी, चरण सिंह इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर बने, 80 में इलेक्शन हुए, इंदिरा जी दोबारा पावर में आ गई। उसके बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में पड़ गया और ये उसके बाद से अब तक किसी भी इंटेलिजेंस के लोगों ने किसी भी लेवल पे इसको सरकार के या तो नॉलेज में नहीं लाया, या नॉलेज में लाया गया तो सरकार ने इस पे कोई एक्शन। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दीप्ति रावत जी भी हैं। दीप्ति रावत, आपकी सरकार है इस वक्त मौजूदा, गंगा की अविरल धारा की बात करती है, गंगा को जीवनदायिनी माँ का दर्जा देती है, लेकिन इतने बड़े खतरे पर हम बैठे हुए हैं, इतना बड़ा खतरा माँ गंगा में विराजमान है। इस दिशा में आपकी सरकार ने कभी सोचा? देखिए, जब ये बात हो रही है तो ये 1964 की बात हो रही है, और उसके बाद हमारे सामने जब ये बात आई, जब सबको इसके बारे में पता लगा, तो वो तो मैं कहूँगी कि दैट वाज मतलब वो 1977 या 1978 की बात हो रही है। तो आज हम बैठे हैं 2017 में, और वो भी बिल्कुल आखिरी के महीने में, 2018 आने वाला है। इतने सालों जब से देश आज़ाद हुआ है, किसकी सरकार है सबको मालूम है। लेकिन दीप्ति रावत जी, यहाँ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, आप 77 का जिक्र कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता उस सरकार में मंत्री हुआ करते थे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, वो भी उस पार्टी से परेशान होके फिर उनको आना पड़ा, मतलब सबको वो एक दीप्ति बात का पार्टी सी नहीं है। मैं एक बात कह रही हूँ, राम मंदिर अगर बड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो गंगा भी तो आस्था से जुड़ी हुई है। गंगा तो ये मुद्दा तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर हमारे देश में, हमारे देश की चोटी पर बर्फ में दबा है तो भी, पानी में है तो भी खतरा तो लोगों है की ना। जिंदगी से जुड़ा मसला है। बिल्कुल, जहाँ तक अविरल गंगा के बहने का सवाल है, गंगा हमारी लाइफलाइन है। नमामि गंगे जैसा पहली बार एक मंत्रालय अलग से बनाया है केंद्र सरकार ने। क्या इस मुद्दे को भूल तो नहीं गए? क्या लोगों के जहन से ये गायब तो नहीं हो गया है जो वो बरकरार रहे? जी, गौरव बंसल साहब, राजनीति करिए, नासनीति मत करिए। इंपॉर्टेंट चीज है, राजनीति करिए, नासनीति मत करिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये कह देना कि पहली सरकारें थी इसलिए अब नहीं हो पाया, ये मुझे लगता है नासनीति है, राजनीति नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या आप जब राजनीति में आप ये सब चीजें करते हैं तो इसको राजनीति रहने दीजिए, नासनीति मत करिए। दूसरी चीज, अगर आप कानून की बात करते हैं तो कानून में मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, मैम प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप बहुत, आप सारी चीजें
आप सारी चीजें पूछिएगा, मगर मुझे पूरी बात कंप्लीट कर लेनी है। गौरव जी अपनी बात करें। जी देखिए, कानून में अगर आप गलत समझ रहे हैं गौरव जी एनजीटी से ताल्लुक रखते हैं, ना कि कांग्रेस से। ये किसी पार्टी से नहीं, ये पर्यावरणविद के लिहाज से यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक एडवोकेट हैं। जी आई नो जी, वही मेरी बात। गौरव जी हमें रुकना है, लेकिन आप संक्षेप में अपनी बात। बिल्कुल, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जो वाटर एक्ट है हमारा, वाटर एक्ट पॉलिटिकल आरोप की बात है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी बनती है जिनकी सरकार पहले रही है। रखना पड़ेगा तो पर्यावरण मंत्रालय का, सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी है, मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो अग्रणी धारा। सत्र भी चल रहा है, हो सकता है इतना पुराना मामला है, लोगों के जहन से गायब हो चुका है, और न्यूज नेशन की कोशिश इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे यही है कि सरकारों के संज्ञान में इस मामले को एक बार फिर से लाया जाए, नेता ताकि इसे सही पटल पर रखें, एक स्पष्टीकरण मिले क्या वाकई में अगर ऐसा है तो कितना नुकसानदायक है, और अगर नहीं है तो फिर आप कबूलिए कि कोई खतरा नहीं है। इस असमंजस की स्थिति से छुटकारा दिलाइए।